वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जो कि हमारा है चाइल्ड हेल्थ का टॉपिक। हमने जो फर्स्ट टॉपिक आज का लिया है वो है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब होता है, पाइलोरिक वर्ड से हमें समझ आता है कि जो हमारे स्टमक का लास्ट पार्ट है जो ड्यूडेनम में खुलता है, तो पाइलोरस वो होता है। स्टेनोसिस कहीं भी जहाँ भी हमने अभी तक इसको स्टडी किया है, स्टेनोसिस का मतलब होता है कि नैरो हो जाना। तो पाइलोरस जो है उसका नैरो हो जाना, उस पार्ट का, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दिया है, पाइलोरिक स्टेनोसिस इज ए कंडीशन इन विच द पाइलोरस द मसल्स एट द लोअर एंड ऑफ द स्टमक बिकम एबनॉर्मली थिक। वहाँ की अब अगर वो नैरो हो रही है तो उसके कोई रीजंस होंगे। तो नैरो होने का यही मतलब होता है कि जो वहाँ का स्पेस था वो कम हो गया है। तो मीन्स या तो वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, कोई भी चीज़ वहाँ पे हमारी जाके स्टोर हो गई है। एंड सेकंड कॉज उसका हो सकता है कि वहाँ की जो मसल्स हैं वो एबनॉर्मली वहाँ पे थिक हो गई हैं, उसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन या नैरो हो गया है वो पार्ट। तो यहाँ पे जो है पाइलोरिक स्टेनोसिस में जो पाइलोरस है, वहाँ की मसल्स जो हमारी लोअर स्टमक है, वहाँ की मसल्स एबनॉर्मली थिक हो गई हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज कॉज करेंगी। ब्लॉकेज कॉज क्यों करेंगी? क्योंकि हमारा फूड जो है वो पूरा एक पाथवे फॉलो करते हुए हमारा डाइजेस्ट होता है। जैसे माउथ से ईसोफेगस, देन हमारा जाता है वो स्टमक में। तो स्टमक के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो जब वो पाइलोरस से नीचे नहीं जा पाएगा, पाइलोरस के बाद वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ड्यूडेनम में, तो वो ब्लॉक कर रहा है उसी जगह पे ताकि वो नीचे ना जा पाए। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से इसको रोकती है। इट प्राइमरी अफेक्ट इन्फेंट, मतलब अगर हम बात करें कि ये मेनली किसे अफेक्ट करती है, तो ये मेनली हमें छोटे बच्चे जो इन्फेंट होते हैं। इन्फेंट कौन सा एज होता है? जो हमारा 1 ईयर तक का बेबी होता है उसे हम इन्फेंट एज में इंक्लूड करते हैं। तो जो मेनली इन्फेंट होते हैं, जिनका एज अगर हम बात करें मेनली एज ग्रुप की, तो 2 to 8 वीक्स के जो ओल्ड बेबी होते हैं उनमें हमें पाइलोरिक स्टेनोसिस मेनली देखने को मिलता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है, इसका एक और नाम होता है इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इन्फेंटाइल मतलब इन्फेंट्स में, हाइपरट्रॉपिक का मतलब होता है उसका जो वो है मसल्स है, मतलब हाइपरट्रॉपिक का मतलब होता है उसकी साइज़ बढ़ जाना। तो जो पाइलोरस है उनके मसल्स की साइज़ बढ़ गई है, इसकी वजह से वहाँ पाइलोरिक स्टेनोसिस हुई है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है जो हमारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन्फेंट एज में देखने को मिलता है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो पाइलोरिक स्टेनोसिस एक कंडीशन है जिसमें जो स्टमक का लोअर पार्ट होता है पाइलस, उसके अंदर जो हमारी मसल्स होती हैं वो एबनॉर्मली थिक हो जाती हैं और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती हैं, जिसकी वजह से जो बेबी का फूड होता है या वो जो भी फीड ले रहा है वो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से ब्लॉक हो जाता है। और ये मेनली हमें इन्फेंट एज में देखने को मिलती है। अब इसके हम एक बार फिगर से भी इस चीज़ को समझ लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपका ईसोफेगस है, फिर ये वाला आपका स्टमक है। तो स्टमक का जो ये लास्ट वाला पार्ट होगा पाइलोरस जो है, यहाँ पे ही ये हमारा नैरो हो जाए। जैसे यहाँ पे हमारे मसल जो हैं वो थिक हो जाएं, तो यहाँ पे जो नैरोइंग हुई है, जैसे बहुत कम स्पेस बचा, तो इसकी वजह से जो भी यहाँ कंटेंट होगा वो यहाँ नहीं जा पाएगा। तो ये हमारा रीज़न होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस का, जो ब्लॉकेज को कॉज कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसके हमें क्या क्या कॉज देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अगर हम मेनली कॉज की बात करें तो ये जेनेटिक होता है। जेनेटिक लाइक कि अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी था तो बेबी को हाई रिस्क होता है कि वहाँ हो सकता है। सेकंड होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या चीज़ें आती हैं कि जो मदर है, अगर वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी किसी भी टाइप का अल्कोहल या कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ कर रही थी जिसके साइड इफ़ेक्ट बेबी पे हो सकते थे, तो उस कंडीशन में भी जो बेबी है उसको ये हो जाता है। थर्ड हमारा होता है एक्सपोजर टू एंटीबायोटिक। जो फीमेल है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर वो बहुत सारे एंटीबायोटिक यूज़ कर रही होती है तो उस कंडीशन में भी बेबी को ये होने के चांसेस होते हैं। एंड क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है कि जो हमारे स्टमक है उसकी वॉल्स जो हैं वो हमारी वहाँ पे एक बोल सकते हैं कि हार्म हो जाती हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? HCl की वजह से। वो बहुत सारे उसके भी कॉजेज होते हैं। तो पेप्टिक अल्सर मतलब वहाँ पे हमारे स्टमक में जो घाव हो जाता है, अगर वो क्रॉनिक था तो उस कंडीशन में भी वहाँ की जैसे मसल जो हैं
वो हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो कोई भी अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो वो उसके अगेंस्ट वर्क करती है और ख़ुद को प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। तो जैसे अगर वहाँ पे पेप्टिक अल्सर हुआ तो वहाँ के जो मसल्स होंगे वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और वो हाइपरट्रॉपिक हो जाएंगे। इस कंडीशन में भी पाइलोरिक स्टेनोसिस हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें इसके पैथोफिजियोलॉजी की, तो जितने भी कॉजेज़ थे उनकी वजह से जो भी इसमें से एग्जैक्ट कॉज था ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर हो गया। अब जो इटियोलॉजिकल फैक्टर हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपरट्रॉपी या हाइपरप्लेसिया कॉज करेगा। जो पाइलोरस है वहाँ पे उसकी जो मसल्स हैं वो हाइपरट्रॉपिक हुई हैं या हाइपरप्लेसिया हुई हैं। हाइपरट्रॉपिक मतलब होता है कि इंक्रीज इन साइज विदाउट इंक्रीज इन नंबर, और हाइपरप्लेसिया मतलब होता है इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर। वहाँ के सेल्स जो होते हैं वो भी बड़े हुए होते हैं और उनकी साइज़ भी बड़ी होती है। तो ये दो कंडीशन हो सकते हैं जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर थी। तो अगर वो हाइपरट्रॉपिक या हाइपरप्लेसिया हुए हैं तो वहाँ पे हमें जो ल्यूमेंस है वहाँ की, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। अब अगर वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। फिर यही जो है यहाँ पे कम्प्लीटली या पार्शियली हमारा ऑब्स्ट्रक्शन पाइलोरस में हो जाता है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही सिंपल है कि इटियोलॉजिकल फैक्टर था, उसने हमारा कॉमनली जो भी कंडीशन को कॉज करना था वो वहाँ पे पहुँचा हमारे स्टमक के अंदर। अब हमारे स्टमक की जो मसल्स हैं वो उनके अगेंस्ट वर्क करेंगी तो हाइपरट्रॉपिक या हाइपरप्लेसिया कॉज करेंगी। तो ल्यूमेन वहाँ का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, फिर उसमें इन्फ्लामेशन होगी या एडेमा हो जाएगा। इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हमारा हो जाएगा और आगे इंटेस्टाइन में हमारा फूड नहीं जा पाएगा। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से लोग हैं जो इसके हाई रिस्क पे होते हैं, तो फर्स्ट होता है जेंडर के बेस पे। अगर हम बात करें फीमेल एंड मेल इन्फेंट की, तो जो मेनली प्रोन होते हैं, तो अगर एक मेल चाइल्ड एंड एक फीमेल चाइल्ड है तो मेल चाइल्ड में 2 गुना ज़्यादा रिस्क होता है कि उसमें ये हो सकता है, जबकि फीमेल चाइल्ड में कम रिस्क होता है। फैमिली हिस्ट्री मीन्स अगर फैमिली में किसी को है या सिबलिंग्स में किसी को है तो वहाँ पे भी रिस्क बढ़ जाता है बेबी में होने का। मैटरनल स्मोकिंग, जैसे मैंने बताया कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर जो मदर है वो किसी भी टाइप के सब्सटेंस को यूज़ करी एज लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, तो उस कंडीशन में भी 2 गुना हमारे रिस्क बढ़ जाते हैं। प्रीमेच्योर बर्थ, प्रीमेच्योर बर्थ क्या रीज़न होता है कि यहाँ पे जो बेबी होता है उसके सारे ऑर्गन्स फुली डेवलप नहीं होते हैं तो उसे इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब अगर उसे इन्फेक्शन हो गया उसके स्टमक में या उसके किसी भी सिस्टम में तो उसकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम बेबी को अगर रिस्क फैक्टर से बचा के रखें तो हम इस कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात करें कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो हमें पता है कि गैस्ट्रिक के जितने भी हमें डिसीज़ देखने को मिलते हैं उनमें मैक्सिमम में हमें वोमिटिंग देखने को मिलती ही मिलती है। तो अगर बेबी का जो फूड है वो इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है, ब्लॉक हो रहा है, पाइलोरस में ही, स्टमक में है उसके, तो वो कब तक स्टोर होगा, फिर वो वॉमिट की तरह से वो बाहर आएगा। तो फर्स्ट सिम्टम इसका होता है वॉमिटिंग। परसिस्टेंट हंगर, क्योंकि परसिस्टेंट हंगर मतलब होता है कि उसे जल्दी जल्दी भूख लगेगी। तो अगर उसे वोमिट कॉज हो रहा है बार बार तो जो बेबी है वो बार बार फीड के लिए क्राई करेगा। थर्ड हमें देखने को मिलेगा इसमें सिम्टम कि डिहाइड्रेशन साइन होंगे। जैसे बेबी जो है क्योंकि उसमें प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो फ्लूइड भी उसमें नहीं जा पा रहा है प्रॉपरली, तो डिहाइड्रेशन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एज लाइक उसका ड्राई माउथ होगा, ड्राई लिप्स होंगे, ये सारे हमें डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वेट लॉस और पुअर वेट गेन हो सकता है बेबी में। वेट लॉस क्यों होगा, क्योंकि वो प्रॉपरली फीड नहीं कर पा रहा है तो उसका वेट कहाँ से बढ़ेगा। देन हमारा फिफ्थ इसमें सिम्टम होता है गैस्ट्रिक पेरिस्टलाइसिस, मतलब जब बेबी फीड करता है तो उसकी एब्डोमेन में हमें एक टाइप का वेव लाइक मोशन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को हम गैस्ट्रिक पेरिस्टलाइसिस बोलते हैं। फोर्थ की अगर बात करें तो पाल्पेटेबल पाइलोरिस, मतलब जो पाइलोरस है क्योंकि वो हमारा इन्फ्लामेशन वहाँ कॉज हो गया तो उसे हम पाल्पेट करके ऊपर से भी देख सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है या साइन सिम्टम्स हैं। अब हम इसे डायग्नोस कैसे करेंगे, तो फर्स्ट हमारा किसी भी चीज़ को डायग्नोस करने का मेथड होता है हिस्ट्री टेकिंग। हम सबसे पहले मदर जो है या केयर गिवर जो भी बेबी के साथ आया होता है हॉस्पिटल, हम उससे हिस्ट्री लेंगे कि बेबी की फैमिली में किसी को ना हो या बेबी को कब से ये प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी अभी हमने साइन देखा लास्ट वाला पाल्पेटेबल पाइलोरस, तो वो हम पाल्पेट करके भी असेस कर सकते हैं बेबी में। देन हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, बेरियम शायलो एक्सरे कर सकते हैं बेबी का, ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट से हमें जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो रहा है वो हम चेक, उसमें
जो हमारा ब्लड यूरिन नाइट्रोजन लेवल होता है वो हम चेक कर सकते हैं, क्रिएटिनिन लेवल चेक कर सकते हैं बेबी में, पीएच चेक करते हैं थ्रू ब्लड टेस्ट। तो ये सारे हमारे डायग्नोसिस के मेथड होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेबी में पाइलोरिक स्टेनोसिस हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि अब हम इसे मैनेज कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ मैनेज करनी होती है वो होती है डिहाइड्रेशन। अगर बेबी में डिहाइड्रेशन है तो सबसे पहले हम उसे ही ट्रीट करेंगे। तो करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब इंट्रावेनस जो फ्लूइड है वो हम बेबी को दे सकते हैं जिससे उसके जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुए थे वो मैनेज हो जाए। उसे बार बार क्योंकि वॉमिट हो रहा है तो बेबी के अंदर कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उसकी वजह से जो बेबी की कंडीशन है वो हमें सीवियर देखने को मिलेगी कि उसमें जो कंडीशन है वो और ज़्यादा सीरियस होती जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट्स उसके इम्बैलेंस होते जाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड ये सारे ही लेवल वॉमिटिंग की वजह से उसके लो हो जाएंगे बॉडी में। तो हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट उसका करना है डिहाइड्रेशन का। हम उसमें आरपी फ्लूइड देंगे ताकि बेबी को कुछ हम सपोर्ट दे पाएँ, न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे पाएँ। देन हम इसे ट्रीट करने के लिए पाइलोरोमायोटॉमी करते हैं। पाइलोरोमायोटॉमी जो है ये एक सर्जरी होती है जो एक डेफिनेट ट्रीटमेंट है। इसमें जो मसल्स जो थिक हो गई थी तो उन्हें हम कट करते हैं, मतलब जो थिक एंड मसल्स थी उन्हें हम कट करते हैं, नॉर्मल उसे फिर से उसका फूड पैसेज मेंटेन कर देते हैं। ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, मतलब इसमें हम जितना कम हो पाता है उतना इन्वेशन करते हैं। तो ये हमारा सर्जिकल मेथड है इसे ट्रीट करने का। फर्स्टली तो हम इसका डिहाइड्रेशन को ट्रीट करते हैं एंड देन हम उसको डाइट पे उसके मेंटेन करेंगे क्योंकि जो बेबी है उसका वेट लॉस हो रहा था अभी तक। तो अब डाइट में हम जैसे फीडिंग है तो हम उसे 4 से 8 घंटे बाद स्टार्ट कर सकते हैं जब एनेस्थीसिया से वो रिकवर हो जाएगा। अगर हम अर्ली फीडिंग बेबी को करवा देते हैं, मतलब 4 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो जो क्लिनिकल आउटकम थे वो हमारे प्रॉपरली बेबी में नहीं रिकवर हो पाएंगे। दे डू नॉट वॉमिट मोर फ्रिक्वेंटली एंड मोर सीवरली। अब जो बेबी होगा वो इतना ज़्यादा वॉमिट नहीं करेगा जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं इतना ज़्यादा फील होगा। उनके पेरेंट्स को एंजाइटी होती है कि जो बेबी अभी भी वॉमिट कर रहा है तो ये हो सकता है सिम्टम धीरे धीरे जाए, बट हमें मेनली उसकी डाइट पे फोकस करना होता है। अब हम अगर बात करें कि इसमें हम जैसे कि क्या क्या कर सकते हैं, तो जो मदर होती है वो बेबी को फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट फीड करवाए जिससे उसका वेट गेन हो, बट एक हम बोल सकते हैं एक प्रॉपर ड्यूरेशन में, ना कि वो हर आधे घंटे पे उसको फीड करवा रही है। तो 4 to 8 आवर्स आफ्टर ही उसे फीड करवाना है रिकवरी के बाद जब उसकी सर्जरी हुई है। एंड हमें ध्यान रखना है कुछ सिम्टम्स तो हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे, वो तुरंत नहीं ट्रीट होते हैं। अब बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, जैसे अगर ये डिसीज़ हुआ है और उसे हमने ट्रीट नहीं किया तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो जो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलेगा सीवियर डिहाइड्रेशन, क्योंकि जो बेबी है वो ना तो फ्लूइड को ही डाइजेस्ट कर पा रहा है, ना तो पहली चीज़ तो जो बेबी इन्फेंट एज में होते हैं वो उनके जितने भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होते हैं वो फ्लूइड के थ्रू ही कंप्लीट होते हैं। फीड जो होता है वो भी फ्लूइड फॉर्म में ही होता है, तो वो उनमें अगर नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा तो उनमें सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो बेबी होता है उसे शॉक के भी रिस्क होते हैं। अब अगर उनमें डिहाइड्रेशन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, फेलियर टू थ्राइव मतलब पुअर ग्रोथ होगी बेबी में, या वेट गेन जो है वो बहुत कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है वही नहीं फुलफिल हो पा रही हैं, तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा। मैंने गैस्ट्रिक परफोरेशन, अब वो बार बार हमारी जो पाइलोरस है वहाँ पे पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट हो रही है नीचे जाने के लिए फूड को, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट जो फूड है वो नीचे नहीं जा पा रहा है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। तो उसकी वजह से वहाँ पे मे बी जो स्टमक के हमारे वो हैं उसके लेयर्स हैं वो रप्चर हो जाए, तो हमें वहाँ पे परफोरेशन देखने को भी मिलता है। परफोरेशन मतलब होता है होल हो जाना। तो गैस्ट्रिक परफोरेशन भी एक नॉर्मल सिम्टम होता है जो हमें इसके कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिल जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया है पाइलोरिक स्टेनोसिस, जो कि एक कॉमन सा टॉपिक है जो हमें इन्फेंट एज में देखने को मिलता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।